अस्सलाम वालेकुम, जो वॉचिंग खुलकर बोल, दिस इज़ अनी खान। नाजरीन, कल के ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से बात करें तो कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिसमें 2 सीटें नून लीग के पास रहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक एक सीट हासिल कर सकी। सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। नून लीग के पास 10 नशिस्तें हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 1 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ भी एक एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई। उस पर भी कुछ बात करेंगे। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान मज़ाहमती सियासत करते हुए आजकल नजर आ रहे हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत और जो इमरान खान है, अपोजिशन है, उनके दरमियान मुज़ाकरात अब आगे होंगे या नहीं। नवाज शरीफ वजीर खारजा इसाक डार के हमरा चीन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, स्काइप पे हमें ज्वाइन करिए सना मिर्जा साहिबा, उसामा गाजी, उमर दराज गोंदल और वसीम अब्बासी। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। खालिद जमील साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। अली मोहम्मद खान ने एक अहम पॉइंट उठाया और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का रिपीट टेलीकास्ट था कल के ज़मीनी इंतखाबात, क्या कहना चाह रहे थे वो? नहीं, मेरा ख्याल रिपीट नहीं था, उससे कुछ ज़्यादा था। वो किसी हद तक वो इलेक्शन ठीक हुआ था, लेकिन इलेक्शन के बाद नताइज को बदला गया था। फॉर्म 45 तक इलेक्शन ठीक था, फॉर्म 46 और 7 की हद तक जाके उसको फिर पूरे के पूरे को बदला गया था। यहाँ तो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन नताइज जो हैं वो मुरतब कर लिए गए थे और बहुत से शहरों में फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को फराम ही नहीं किए गए। बाज़ शहरों में ये इतलात आई हैं कि रात गए जो है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाया गया और उनको कहा गया ये फिल करके साइन करके दें, और फिर उसके बाद बाज़ जगहों पे तशद्दुद की जो वाक़यात हैं उनकी भी रिपोर्टिंग हुई है। और फिर इन्हीं इलेक्शंस के अंदर अगर आप नताइज को, फिगर्स को देखें, तो मैं आपको 8-10 हल्कों के सिर्फ आपको मार्जिन बता रहा हूँ कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मरियम नवाज साहबा जहाँ पे 15,000 की लीड से जीती थी और वो छोड़ा था, वो भी फॉर्म 47 के मुताबिक। अभी वहाँ पे अली परवेज जो है वो 26,000 से जीते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने जो कसूर में 26,000 की लीड से जीता था, अब वो 55,000 की लीड से जीत रहे हैं। ये वोटर टर्नओवर ज़िमनी इलेक्शन में कम है, ये भी ज़हन में रखिएगा। हमजा शहबाज साहब 5,000 के वोटों से जीते थे, अब वहाँ पर रियाज साहब जो हैं वो 15,000 से जीत रहे हैं। गुजरात में सालिक साहब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग 11,000 से वो जीते थे, जो नशिस्त उन्होंने छोड़ी। अब बूसा इलाही जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन हारे थे 27,000 वोट लेकर, अभी जो सूबाई असम्बली में वो खड़े हुए हैं तो उन्होंने 71,000 वोट ले लिया, तो एकदम से इतने ज़्यादा वोट आ गए और 44,000 की लीड से वो जीते हैं। इसी तरह एहसन इकबाल साहब जो 2,000 के वोटों से जीते थे, उनकी सीट छोड़ी हुई है 14,000 वोटों से जीती जा रही है। टर्नओवर कम है। राना तनवीर साहब 2,000 से जीते और 17,000 से अब खाली सीट छोड़ी गई। तो ये जो सारी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, ये साफ बता रही है कि वोटर टर्नओवर कम है, लेकिन इसके बावजूद लीड मार्जिन जो है वो नून लीग का जो है कि वो बहुत बढ़ गया। इसी तरह अलीम खान की जो नशिस्त थी, जो छोड़ी थी उन्होंने, उसमें भी अगर आप देखें तो वो 3,000 से खुद जीते थे, जो उन्होंने नशिस्त छोड़ी। अब जो ज़िमनी इलेक्शन में 23,000 के वोटों से वो सिद्दीकी साहब, शुएब सिद्दीकी जो है वो जीते हैं। वहाँ पे अभी ज़ीशान हाफिज़ जो है उन्होंने धरना दिया हुआ है आरओ ऑफिस के बाहर। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन के नाम के ऊपर धब्बा था ये ज़िमनी इलेक्शन। बदकिस्मती से हर इदारे ने वो किरदार अदा किया है जो पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। सही। उसामा गाजी साहब, वोटर टर्नआउट कम होने की क्या वजूहत आप देख रहे हैं? क्यों नहीं वोटर निकला जो आम इंतखाबात पर था? है और लोग अपना फैसला 8 फरवरी को चूंकि सुना चुके थे, शायद उनको ये भी नजर आ रहा था कि हमारे वोट से क्या फर्क पड़ेगा। जिस तरह हमने देखा है 2 तिहाई से दिलवा दी गई है, तो एक तो ये उनके जहन में होता है। फिर उसके अलावा ये भी फैक्टर था कि सब कुछ पहले जिस तरह खबरें आ रही हैं, फॉर्म 45 पहले साइन करवाए जा चुके थे, तो ये सब वजूहात हैं। फिर लोगों ने जो देख लिया कि जी हमारा फैसला पहले ही नहीं माना गया, तो अब क्या होगा। फिर कई जगहों पर खुद जब जो इलेक्शन लड़ रहा है अगर वो मौजूद नहीं है या उसकी उस तरह कैंपेन नहीं होने दी जा रही, लोगों को पता है कि जनाब इसको वोट डालेंगे तो निकलेगा नहीं, आ नहीं रहा, जिस तरह मुनिस इलाही साहब और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। तो ये सब वजूहात मिलकर मेरा ख्याल है कि इस वजह से वोटर टर्नआउट कम रहा। और अगर वोटर टर्नआउट ज्यादा भी होता तो हमने देख ही लिया है कि 8 फरवरी को क्या हो गया। तो जो फैसले हो चुके हैं, आप जो भी कर लेंगे, हमने देख लिया कि बल्ले का निशान है तो वो नहीं, कैंपेन नहीं करने देनी, लोग पकड़ दकड़, और वो पहले भी शुरू हो गया था कारकुनों को। लिहाजा इस वजह से मेरा ख्याल है कि टर्नआउट कम रहा और शायद उस वजह से लोगों को जिन्होंने फैसले करने थे उनको मैनेज करने में निस्बतन थोड़ी बहुत कह सकते हैं आसानी हुई, लेकिन उनके लिए मसला कोई नहीं था। अगर टर्नआउट ज्यादा भी हो जाता तो उससे क्या फर्क पड़ता था। अभी मैं देख रहा था कि एक हल्का ऐसे भी है, एक पुलिस स्टेशन जहां नून लीग के उम्मीदवार को सारे वोट उन्हीं को डले हैं, यानी कोई एक भी वोट कहीं और नहीं गया और एक भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, तो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो जहां ऐसे रिजल्ट तैयार होंगे, ये बखर का हल्का है, सईद अकबर नवानी बखर का हल्का है।
जी जी बिल्कुल। जी सही। क्या अच्छा सना साहब आपकी तरफ आऊंगी। मरियम नवाज जो है वो दावा कर रही हैं कि जो सारा वोटर था वो नून लीग का वोटर बाहर निकला और नशिस्तें भी वो ज्यादा ले सके हैं सूबाई और नेशनल। क्या समझती हैं एक माह में क्या कर दिया नून लीग की हुकूमत ने, कितना बड़ा दावा कर रहे हैं वो? मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा AI की सपोर्ट में बोल देती हूँ, वरना ऐसा लगेगा कि सारा का सारा पैनल जो है वो PTI की सपोर्ट में बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है कि कोई भी ज़िमनी इलेक्शन शायद माजी में किसी भी दौरे हुकूमत में जो हुआ है उसमें पहले से पता होता है कि किस जमात ने जीतना है और वो हुकूमत वक्त ही होती है। शादो नादिर ही कभी पाकिस्तान की सियासत में ऐसा हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन की जमातें जीती हों। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही थी कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्म 47 से 45 तक का सफर था जो रिवर्स में हम लगवा सकते हैं वो इस ज़िमनी इलेक्शन में लगवाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो फील्ड के रिपोर्टर थे वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आज कम से कम PTI का जो वोटर है वो नहीं निकला। अब उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। वो ये कि या तो PTI का वोटर मायूस हुआ है, उसने जो वोट 8 फरवरी को दिया था वो 45 से 47 में किस तरीके से शिफ्ट हुआ, वो मायूसी उसके अंदर मौजूद है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 से 47 तक के सफर के अलावा 8 फरवरी से लेकर अब तक जो कुछ किया, हो सकता है कि वो वोटर उससे भी मायूस हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर जो मसाइल PTI को दरपेश रहे, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इनकी, जो इनके गलत फैसले रहे मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, उससे भी PTI के वोटर को मायूसी हुई। फिर दूसरी तरफ इत्तेहाद और अलायंसेज और एहतजाज की अगर बात करें तो उसमें भी कई जगहों के ऊपर ऐसी जमातों का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया जो शायद कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुड बुक्स में नहीं थे, जिसमें JYF सर फहरिस्त है, बाकी 4-5 जमातें सर फहरिस्त है, जिनको इत्तेहाद बनाकर अब अपोजिशन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी वजूहात थी। जो 8 फरवरी को हमने इनकलाब आता हुआ छोटे पैमाने पर सही लेकिन सड़कों पर देखा था, मेरा ख्याल है कि वो इनकलाब बर्पा नहीं हुआ। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि नून लीग का वो जो एक कांस्टेंट वोटर था, जो एक महदूद नंबर में था, वही महदूद नंबर निकला और उसने वोट डाला। लेकिन जो PTI की स्ट्रेंथ थी उसका वोट, वो वोट उसको पड़ता हुआ नजर नहीं आया। जो PTI का वोटर था उसको PTI बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। ये अलग बात है कि धांधली की रिजर्वेशन जरूर PTI कोर्ट कर रही है, उसमें भी उसको भी फर्दर इन्वेस्टिगेट होने की जरूरत है, लेकिन ये भी जरूरत है जांचने की कि आया PTI अपने वोटर को बाहर निकाल सके, क्योंकि अगर 8 फरवरी की तारीख दोहराई जाती तो शायद इंतखाबात के नताइज के रद्दोबदल करने में तकलीफ से गुजरना पड़ता, जैसे 8 फरवरी को गुजरना पड़ा था। लेकिन इस मर्तबा जब वोट ही इतना नहीं पड़ा तो नताइज को तब्दील करने में मेरा ख्याल है कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी लोगों को। सही। अच्छा वसीम आपकी तरफ आऊंगी, उमर की तरफ भी आएंगे क्योंकि उमर सारा दिन कल फील्ड में मौजूद रहे। वसीम ये बताएगा कि PTI जो है, अली अमीन की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने विफाक को चैलेंज भी किया और धमकी भी देते हुए नजर आए। क्या समझते हैं ये जो हालिया वाकयात हो रहे हैं, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम कैसे ला पाएगी हुकूमत? अच्छा जी, ये सियासी इस्तेकाम की तो अलग बात है और अली अमीन गंडापुर को आपने एक साथ साथ मेंशन किया है। लेकिन यह है कि उनके बयानात की मैं तो बहरहाल इतना सीरियस नहीं लेता जो वो कहते हैं, बहुत सख्त बात। तो सख्त बात के बाद वो जाके आप देख लेंगे कहाँ कहाँ इशाइये और ज़हराने और अफ्तारियाँ करते हैं। उसके बाद फिर वो इधर पाक में आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनाते हैं जिसको इमरान खान साहब नापसंद भी करते हैं। तो इसलिए वो बात तो नहीं है। और मेरे ख्याल में सियासी इस्तेकाम की राह अब हमार हो गई है कल के इलेक्शन के बाद, तो खास तौर पे उससे भी ज्यादा, क्योंकि कल का इलेक्शन एक बड़ा क्रिटिकल इलेक्शन था गवर्नमेंट के लिए। अगर कल हार जाती ज़मीनी इलेक्शन में किसी तरह, तो ये बिल्कुल PTI का ये जो नैरेटिव था ये प्रूव हो जाता है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और धांधली हुई है, जो कि मैं समझता हूँ हुई है। मगर ये बयानिए का महाज एक अलग चीज़ है, फैक्ट्स अलग चीज़ होते हैं। तो बयानिए के महाज में इस गवर्नमेंट को कल एक विक्ट्री हासिल हुई है, चाहे वो जिस मीन से भी उन्होंने हासिल की है। उसकी वजह से इस्तेकाम की आप देखेंगे, अब ईरान के सदर पाकिस्तान आए, सऊदी अरब का इतना बड़ा डेलीगेशन आया था पाकिस्तान, और इस तरह सारी दुनिया के, तुर्की के डिफेंस के वो ऑफिशियल्स आए हैं पाकिस्तान। तो ये एक सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी तो आप रिटर्न हुई है ना, स्टेबिलिटी सी एक मुल्क में आई है। तो कोई अदम इस्तेकाम की कौन सी फिजा आपको नजर आ रही है? कोई जो कॉल्स आई थी एहतजाज की वो भी ज्यादा कोई म्यूटेड किस्म की एहतजाज हुआ है जो हुआ है। तो अभी तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई अदम इस्तेकाम की फिजा पैदा हो रही है, बल्कि इस्तेकाम ही पैदा हो रहा है। अलबत्ता कल के इलेक्शन पे मैं भी अगर कमेंट करना चाहूँ तो एक तो ये है कि मेरा ख्याल है टर्नआउट कम था, और जो कम था वो PTI का वोटर था, क्योंकि PTI का वोटर मायूस हो चुका है। डेफिनेटली उनके साथ ज्यादती हुई है पिछले 8 फरवरी को, और वो उनको उनके जहन में बैक ऑफ द माइंड होगा। और वो इमरान खान के लॉयल वोटर्स हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। जब उनको नहीं नजर आ रहा था कि इमरान खान कहीं पिक्चर में नजर आ रहे, तो
वो किस लिए निकलते कि उस दिन जितनी तकलीफें सह के उन्होंने वोट डाला, कल उनको कोई मोटिवेशन नहीं थी। तो मेरा ख्याल है ये भी एक वजह हुई है। दूसरा, हाथ की सफाई भी अच्छी थी इस दफा। सही। अच्छा, उमर की तरफ हाथ की सफाई का सवाल ही लेके आएंगे, क्योंकि उमर कल सारा दिन लाहौर में फील्ड में मौजूद रहे, अपडेट भी हमें करते रहे। उमर, क्या समझते हैं क्यों वोटर टर्नआउट नहीं था, वोटर बाहर क्यों नहीं निकला? अच्छा, वोटर टर्नआउट यूजुअली ज़िमनी इलेक्शन में कम ही होता है, लेकिन जो हमने स्टैट्स देखे हैं लाहौर के हलकों के 8 फरवरी के और फिर कल वाले टर्नआउट को देखें, मैं आपको NA-119 की मिसाल देना चाहता हूँ। NA-119 के अंदर 38% वोट पड़े जनाब 8 फरवरी, और वही वोट जो है कल 19% पड़े, यानी 50% टर्नआउट कम रहा फॉर्म 47 का जो नतीजा 8 फरवरी को जारी हुआ, जो कल जारी हुआ। लेकिन आप हैरान होंगे कि मरियम नवाज जो है अगर 83,000 वोट के ऊपर थी, तो अब उससे कोई 60-61 हजार के ऊपर आके अली परवेज मलिक जीत गए। लेकिन वो जो 50% कम हुआ है, मुस्लिम लीग नून का 50% कम नहीं हुआ, वो 50% डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आया जनाब सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर, और शहजाद फारूक जो है वो 34,000, और उस दौरान उनके वोट 68,000 थे, तो ये हमने देखा। फिर लाहौर में कैसा भी हल्का हमने देखा, PP 164 वाला और PP 158 वाले हल्के जो हैं, कि एक हल्के के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने उतने वोट नहीं लिए, यानी 27,000 शहबाज शरीफ साहब के वोट हैं, और उनके बाद जो आने वाला उम्मीदवार है वो उनसे ज्यादा वोट 1500 समथिंग वोट ज्यादा ले गया। ये समझ नहीं आती। फिर अगर उसमें टर्नआउट कम था, तो जिस हल्के में PP 158 में मोनिस सलाई थे, वहां पे टर्नआउट ज्यादा है, लेकिन वहां पे भी मुस्लिम लीग नून का वोटर बढ़ गया, बाकी वोट नहीं बढ़ रहे। तो ये सारे वो स्टैट्स हैं, अगर उनको आप इंटरफेयर करें, उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो आपको समझ लगती है कि बिल्कुल सूरत हाल उससे अलग है। हाँ, इस बार जो वसीम साहब कह रहे थे कि चीजें जरा बेहतर अंदाज में हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो स्पीकर का इलेक्शन लड़ने वाले या बाकी यहाँ पे लोग थे, और अब वो ज़ाहिर ऑपोजिशन है पंजाब के अंदर, मलिक अहमद खान, उन्होंने ये इल्जाम लगाया भत्तर साहब कि 3 दिन पहले गवर्नर हाउस के अंदर जनाब प्रिजाइडिंग अफसरान से फॉर्म 45 साइन करवाए गए हैं। इसी तरह से आज जो ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली है वो भी बात कर रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ बुनियादी तौर पे क्या है। मैंने कल जब ये सारा कुछ हो रहा था, चूंकि अब 2 प्रिजाइडिंग अफसरान ने इन राइटिंग ये बताया टाइम के साथ कि ये टाइम हो चुका है, हमने RO ऑफिस को कॉल भी की है, हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है। और आप जानते हैं कि सुबह जब पोलिंग शुरू होती है, तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर जो है अपनी वो जगह छोड़ के नहीं जा सकता। अब इन्होंने किया क्या, मुख्तलिफ हल्कों के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी थी। मिसाल के तौर के ऊपर 149 वाला जो हल्का है जहां शोएब सिद्दीकी साहब जीते हैं, वहां पे शिकायत ये आई और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने उस मामले को टेकअप किया कि एडवांस में साइन हो गए थे। अब ये एडवांस में कैसे साइन हो गए थे, क्या ये लॉजिक मानी जा सकती है कि जनाब शाम में ना जरा वक्त का मसला हो जाता है, जरा एडवांस में हमने साइन करवा लिए? ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस लिया इस मामले का। अब दूसरे मामले के ऊपर PP 158 के अंदर वहां पे 2 प्रिजाइडिंग अफसरान, जिसकी मैंने आपको पहले बात की, 86 नंबर और 87 नंबर, वहां पे उन्होंने इन राइटिंग ये लिखा कि हमारे पास फॉर्म 45 है ही नहीं है, हमारे पास फॉर्म 45 है ही नहीं है। तो वहां पे स्ट्रेटेजी ये थी कि फॉर्म 45 देना ही नहीं है। और उसके बाद जरा मुझे ये बताइए कि 3 रिटर्निंग अफसरान के दफातर बने हुए थे UT लाहौर के अंदर। UT लाहौर को आपने बंद किया, वहां पे कितनी एक्सेस थी, कितने लोग थे, और रात को ये बयानियां बनाने की कोशिश की गई कि नहीं जी वहां पे असल में ना अनऑथोराइज्ड पर्सन नहीं जा सकते, सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन जा सकते हैं। बिल्कुल वही था, लेकिन इस बार चूंकि समझ आ गई थी कि किस तरह चीजों को करना है, फिर बड़े लेवल के ऊपर भी नहीं था, ओवरऑल टर्नआउट कम था, ये बात दुरुस्त है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने ये एज्यूम कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कम निकला, ऐसा नहीं है। मैं जाती तौर पे उन तमाम हलकों में गया और हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से आपको अपडेट भी किया, इवन रैंडम अपने वीलॉग्स को लेके, बाकी को लेके, वहां पे तहरीक इंसाफ का वोटर था, बड़ी तादाद में था, ऐसी बात नहीं है। इवन ऐसी फैमिलीज मिली जिनकी मुख्तलिफ हलकों में वोट थे, तो वो आए हुए थे वोट डालने के लिए। जब वोटर टर्नआउट कम होता है तो फिर सबका कम होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। अच्छा, उसामा गाजी साहब का इस पे पॉइंट ले लें। उसामा गाजी साहब, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जिस तरह से धांधली की गई, क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक्शन लेगा, या 8 फरवरी का जो एक्शन नहीं लिया गया और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल खामोश है, उसी तरह ही होगा दोबारा? देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर तो एक्शन लेगा तो वीडियो बनाने वालों पर लेगा कि ये वीडियो आज आपने बना किस तरह नहीं। जब उन्होंने कहा था कि सामान की तरसील की भी कोई वीडियो नहीं हम जारी करेंगे, इसी तरह से वो कहेंगे अगर धांधली भी हो रही है तो वीडियो हम जारी करेंगे, आप कौन होते हैं? इसी तरह एक चैनल के रिपोर्टर को, उनके कैमरामैन को पकड़ लिया गया कि भाई उन्होंने किस तरह जाके वहां जो प्रिजाइडिंग का जो अमला था उनसे जाकर माइक सामने रखा हुआ है
और उनसे पूछ रहे हैं आपने कितने पैसे लिए, वो कहते हैं पैसे कोई नहीं लिए, ये बॉक्सेस भरने के, मैं मजबूर हूँ। तो वो मजबूरी जाहिर की उसने। तो ये जितनी वीडियोस आई हैं ये बनाई किसने है? बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम देखते हैं कि एक्स ऐप इस वक्त पाकिस्तान में बंद है, फोन बंद कर दिया जाता है ताकि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ना रहे, पता ही ना चले। तो यही इलेक्शन कमीशन काम करता है और उनको ये होगा कि उन्होंने तो प्लान बनाया हुआ था, उनको तो सब पता था ये करना है। तो आप जब किसी की चोरी पकड़ेंगे तो वो तो आपको पकड़ेगा आकर। इस पर किसी तरह का उन्होंने एक्शन नहीं लेना, जिस तरह 8 फरवरी पर नहीं लिया। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जितने अपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, आज तक किसी इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, कहाँ इन्होंने नोटिस लिया कभी किसी शिकायत का? आप देख लीजिए किस तरह से ये सारा इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया, किस तरह अब ये किया गया है। अब तो ये बात हो रही है कि आइंदा इलेक्शन भी 20-20 करके करवा लें, क्योंकि शायद ये बेहतर तरीके से मैनेज हो जाए ताकि फॉर्म 47 वाला मसला ही इनको रहे। और फिर फॉर्म 47 किस तरह जारी हो रहा है, अब तो मेरा ख्याल है 6 घंटे में आ गया। ये कारकर्दगी जरूर है कि उससे इन्होंने सीखा कि अच्छा इस दफा हमने किस तरह वारदात डालनी है। और पहले आप देखिए कितने जो इलेक्शन रूल्स हैं उन्हीं की कितनी खिलाफवर्जी होती रही कि जी वो स्क्रीन लगी हुई है, आएंगे आप बैठेंगे, आपको सारा यहाँ पर बताया जाएगा। बिल्कुल हमने देख लिया, इंटरनेट भी बंद हो गया तब भी कोई मसला नहीं। और उसके बाद देखिए इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो जाते हैं और पता नहीं कहाँ जाते हैं, आज तक नहीं पता लगा। और उसके बाद फिर वो रिजल्ट्स जिस तरह 8 फरवरी को लोगों ने जो फैसला सुनाया उसको 9 फरवरी में किस तरह बदल दिया गया, तो ये सबके सामने है। तो इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि हमारे इदारे इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल एक ऐसे दीमक जो उनको चाट चुकी है, क्योंकि मेरिट खत्म हो चुका है और उनको टास्क कुछ और दिए जा रहे हैं। वहां आइन और कानून नहीं है, वहां पर जो आपको कह दिया कि आपने वो करना है और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। और इसी वजह से हम इस वक्त मुल्क का हाल देख रहे हैं। इससे ना मईशत ठीक होगी, ना सियासत, ना कोई जमहूरियत, ना आपके मुल्क में किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी आएगी। कुछ भी इससे ठीक नहीं हो सकेगा, वरना आप 2 साल में कोई बेहतरी जरूर देख लेते। सही। अच्छा खालिद जमील साहब, वसीम अब्बासी तो सीरियस नहीं लेते अली अमीन गंडापुर की बातों को, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई वज़ीर आला केपी की जानिब से। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी अगर मुल्क का एक अहम सूबा सड़कों पर होगा तो? देखिए, पाकिस्तान के अक्सरियत सियासतदान ऐसे हैं कि वो सिर्फ एक जमात में नहीं, सारी जमातों के जिनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। और अब तो वैसे सियासी जमातों से हटकर भी रियासती बाज़ ओहदेदार ऐसे हैं जिनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ना आइन है, ना कानून है, ना कोई यहाँ पे अखलाकियात है। जिसका जो मुंह उठाता है वो कर लेता है। और कोई इदारे जिनकी जिम्मेदारी थी, अभी इलेक्शन में भी आप देखें, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने चौकीदारी करनी थी, उन्होंने हिफाजत करनी थी, वो जो है चोरों के साथ मिले हुए हैं। तो जब चोर और चौकीदार का गठजोड़ हो जाएगा तो वो माशरे फिर आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर इलेक्शन कमीशन की जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 1 साल लेट किया था कि हम जी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट जो है कोई इलेक्शन करवाएंगे, तो आप देख लें वो किस किस्म का फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है वो हो रहा है। तो ये जो अली अमीन गंडापुर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरा ख्याल है कि वो क्योंकि एक महाज उनके पास ऐसा है जहाँ पे वो फ्रीली काम मूव कर सकते हैं, और वो केपी का महाज है। वहाँ पे उनकी हुकूमत है, इंतजामिया अब उनकी अपनी है, कंट्रोल में किसी हद तक है, मुकम्मल कंट्रोल में तो नहीं है। बाजोड़ में जो कुछ हुआ वो भी हमने देख लिया। तो वो वहाँ से एटलीस्ट एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ANP, जमात इस्लामी और जो जमहूरी वतन पार्टी है, जो कौमी वतन पार्टी है शेरपाव साहब की, ये वो जमातें जो ये कह रही हैं कि अगर आप सूबाई हकूक़ पे बात करेंगे तो हम आपके साथ इस तहरीक में शामिल होंगे। तो एक्चुअली वो अपना जो लोकल वहाँ पे वोट और लोकल जो जमातें हैं उनको अपने साथ मिला रहे हैं, ताकि अगर वफाक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना हो अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए तो वो मंजूर करवा सकें, वो उस टैक्टिक्स के ऊपर अपनी। अच्छा खालिद जमील साहब, आपने बाजोड़ की सीट की बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही कारकुन के भाई से हार गई, इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब में कराची में जो है वो स्ट्रीट पावर शो उन्होंने दिखाया। सना साहबा से ये पूछेंगे, सना साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में हुकूमती मज़ामत का भी सामना किया, रुकावटों का भी सामना किया, लेकिन इमरान खान की जेल में उनकी कैद के खिलाफ जो रैली है उन्होंने निकाली है, उस पर क्या कहेंगी? स्ट्रीट पावर का शो तो किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में। ठीक है, यानी मेरा ख्याल ये है कि अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस हैं, और मेरा ख्याल है कि जो चॉइस सर फहरिस्त है वो ये है कि वो वापस स्ट्रीट्स में जाएं और वो वोटर या वो कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट डालने तो निकला था लेकिन स्ट्रीट्स पे इनकी प्रोटेस्ट में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता, मेरा ख्याल है कि उसको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बेहतर तरीके से अंदाज़ा है कि अगर इन्होंने अपनी
पूरी कैंपेन एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है तो उसके लिए इनको लोगों को मोबिलाइज करके सड़कों पर लाना होगा। अगर आपको इस इलेक्शन से पहले के कुछ इनके एहतजाज याद हो तो उसमें सबसे बड़ा मसला पीटीआई को ये दरपेश था कि वो लोगों को सड़कों पर लाने में नाकाम रहे थे। किसी न किसी हद तक जो महदूद नंबर सड़कों पर आया था वो या तो कराची से आया था या खैबर पख्तूनख्वा से आया था। पंजाब ने इनको सिर्फ रिस्पॉन्ड किया था इस मामले में कि किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट रैलीज और इस किस्म की चीजों में ये 4 या 5 हजार से ऊपर का नंबर क्रॉस नहीं कर पाते थे। सोशल मीडिया के दावे अपनी जगह, एहतजाजी तहरीक और जलसे अपनी जगह, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि लोगों को मोबिलाइज करने में पीटीआई उस तरह कामयाब नहीं हो सकी थी। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में भी ये इनिशिएटिव लिया है, जो अब इनको आहिस्ता आहिस्ता ऑल ओवर पाकिस्तान लेना है, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी एंड से इनको शुरुआत करनी थी और उसके लिए कराची को चुना गया। ये अलग बात है कि वहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बेतहाशा है, ग्रुप बंदी बेतहाशा है। हमने कुछ अर्से पहले अली जैदी साहब के स्टेटमेंट्स भी देखे थे, लेकिन इस किस्म की चीजें अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई का एक स्टैग्नेंट वोट बैंक वहां पर जरूर मौजूद है जो कि यूथ की सूरत में है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक केपी और अगर सिंध में कराची की हद तक भी अपने आप को एक्टिव कर लेती है तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा, खास तौर पर एहतजाजी तहरीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पंजाब में इटसेल्फ एक बड़ी रुकावट की सूरत में उनको मुस्लिम लीग नून का सामना करना पड़ा है। सिंध में पीपल्स पार्टी जो अर्बन एरियाज हैं वहां वैसे ही बहुत बैक एंड पर है। फ्रंट के ऊपर सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जो ऑलरेडी इस वक्त खुद इंटरनल मसाइल का शिकार है। जमात इस्लामी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस के तौर पर उनके सामने मौजूद नहीं है। तो आई थिंक अगर यहाँ पर स्ट्रीट पावर और यूथ एंगल को ये मोबिलाइज कर लेते हैं तो ये इनकी बड़ी अचीवमेंट होगी। और सेकंड स्टेज पे जिस तरह मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि जी मैं पूरे मुल्क में इस किस्म के वर्कर्स कन्वेंशन करवाऊंगा, जलसे करवाऊंगा, कारकुनों को मुतहरिक करूंगा, मैं देखूंगा मुझे कौन रोकता है। तो एक्चुअली सूबाई हुकूमत की पावर्स को वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो भी वही सब कुछ करेंगे कि वो केपी के यूथ को मोबिलाइज करके उनको एक्टिवली अब प्रोटेस्टों की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर आना है, अदरवाइज इनकी पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सही। अच्छा वसीम अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छोड़कर चले गए थे, दोबारा से बाज़गश्त हो रही है कि वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। ऐसे वक्त में जब ज़रूरत है पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से मोबिलाइज कर लेती है, यूथ को एहतजाज करती है, क्या समझते हैं आप हुकूमत के ऊपर कितना प्रेशर डाल पाएंगी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऐसा करना चाहिए। जैसे फवाद चौधरी हैं, आज उन्होंने बड़ा अच्छा डिफेंस किया जो इमरान खान साहब के दौर में हेलीकॉप्टर यूज़ हुआ था और उसके हवाले से उन्होंने जवाब दिया। तो मैं देख रहा था कि ट्विटर पे बड़ा उनको वेलकम किया जा रहा है पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से, और कहा जा रहा है कि जी आप असल पीटीआई हैं और आपको वापस आना चाहिए। तो वापसी की तो बिल्कुल राहें हमवार हैं और प्रेशर डाल सकती है पीटीआई अगर चाहे तो, लेकिन एक जगह उनको गवर्नमेंट मिल गई है, वो अभी तक जो 2 माह थे उसमें वो कंफर्टेबल नजर आए हैं। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन के बाद इतना उनको गुस्सा आएगा कि वो प्रेशर डालना शुरू करेंगे? जबकि इमरान खान साहब जेल में हैं तो पार्टी के अंदर रिफ्ट्स भी आपके सामने आ रही हैं। शेर अब्दुल मरवत साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, उनके दरमियान हमेशा से रिफ्ट वो जो चल रही है एक पूरी बात के, शेर अब्दुल मरवत बयान दे देते हैं कुछ मुल्कों के खिलाफ, कुछ दोस्त मालिक के खिलाफ, फिर बाद में उसको वापस रहना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी इन फाइट्स भी हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जब तक बाहर नहीं आते या फिर कोई इस तरह की वो कॉल नहीं देते, मुश्किल होगा मोबिलाइज करना, इतना आसान नहीं होगा। दिन ब दिन ये मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि आप देखें वो एक मोमेंटम होता है। 8 फरवरी का मोमेंटम था, उसके बाद अगर इमीडिएटली ज्यादा मोबिलाइज किया जाता तो शायद होता, लेकिन उस वक्त पार्टी थोड़ा सा मतलब वो इनिशिएटिव नहीं ले पाई, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। और मेरे ख्याल में अभी ऐसी कोई मुझे नहीं सूरत नजर आ रही कि बहुत ज्यादा कोई मोबिलाइज होंगे। शायद ये 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई हैं, उसके बाद शायद वो हो, तो मुझे नहीं लगता। ना स्टेट पावर उनके साथ है और अभी जो है वो वर्कर्स का जो ट्रेंड है वो भी थोड़ा सा मायूसी का है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी कोई अनरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। सही। अच्छा उमर बाजोड़ की बात की थी खालिद जमील साहब ने, अपने ही कारकुन के भाई से हार गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप क्या समझते हैं, पार्टी पॉलिसियों की वजह से पुराने जो वर्कर हैं उसकी कदर नहीं की गई? मेरे ख्याल से ये एक हौसला अफजा चीज है, और हौसला अफजा चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक रिवाज या होता इस तरह से है कि क़यादत या पार्टी ये समझती है कि जिसको हम खड़ा कर देंगे, जिसको टिकट दे देंगे, लोग उसको कबूल कर लेंगे। ये तहरीक इंसाफ को रीविजिट करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि आपने टिकट उस बंदे को दिया जिसको हल्के के लोग नहीं चाहते थे, आपने उसको टिकट क्यों नहीं दिया जिसको हल्के के लोग चाहते थे। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का फैसला गलत था और हल्के के लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो अब जिन्होंने ये सर्वे को किया होगा या इमरान खान को रिपोर्ट दी होगी, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए। और दूसरी जानिब
हौसला अफजा चीज ये है कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर वो ठीक है, वो किसी जमात को पसंद करते हैं। अब जाहिर है कि वो जो उनके कारकुन जीते हैं वो भी तहरीक इंसाफ में ही जाएंगे, गालिब इम्कान तो यही है, चूंकि वोट भी उन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर लिया है और कैंपेन भी तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर की है। लेकिन ये पैगाम जरूर एक मस्बत पैगाम है कि आप गलत करेंगे, आप गलत टिकट देंगे जिसको लोग नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये होगा कि बेशक आप अपनी तरफ से दावा करें कि आप बहुत मकबूल हैं, उसके बावजूद लोग आपको मुस्तरद कर देंगे, उसके बावजूद लोग उसको जो है नहीं करेंगे। इसी तरह से मैं आपको एक और खबर भी दे देता हूँ, उसको हम लाहौर के साथ भी लिंक कर लेते हैं। इनको ये देखना चाहिए, बाकी सारी बातें आपके जो इतराजात हैं, आपके जो शुकूक शुबहात हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, सब ये लोग करें। लेकिन आपको अपने घर में भी देखना है कि क्या आपकी पोलिंग डे स्कीम ठीक थी, क्या आपकी तंजीम ने चीजों को मोबिलाइज किया, या सिर्फ आप मकबूलियत के ऊपर ही और इस बुनियाद के ऊपर थे कि हमारी तो हवा चली हुई है, आपको ये रिविजिट करना पड़ेगा। अब खबर ये है कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि जो यहाँ पे इनकी तंजीम है उसको असर-ए-नौ तरतीब दिया जाएगा या उसको मुनज़्ज़म किया जाएगा। इससे कुछ नामों के ऊपर गौर हो रहा है जो सदर लाहौर के तौर के ऊपर या जनरल सेक्रेटरी के तौर के ऊपर आ सकते हैं। उसकी वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर लाहौर में जलसा होना है। आज वो इशारा भी दे रहे थे उमर अयूब साहब कि उन्होंने फैसलाबाद से वो जो 6 जमाती अलायंस है उसका जलसा करना है, उसके बाद जलसा लाहौर में होना है। लेकिन क्या उस जलसे का इख्तिताम आपने उस तरह करना है जैसे पीडीएम का जलसा यहाँ पे हुआ था? चले वो तो सर्दी का मौसम था, दिसंबर था, बहुत सारी उसकी वजूहात हो सकती हैं। या फिर आपने, और आपको याद होगा जब पीडीएम का वो जलसा हुआ था तो रिदम और मोमेंटम टूट गया था पीडीएम का, तो अगर आपने लाहौर में ही जलसा किया तो वो रिदम टूट सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ को अपनी तंजीम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि कसूर मैंने 132 के अंदर तहरीक इंसाफ को अभी तंजीम के ऊपर फोकस करना है। उसामा खान साहब, आपका मौकफ लूंगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं, इसका मतलब है डील पर एग्री नहीं कर रहे बानी पीटीआई। यकीनन जो खबरें आ रही हैं, हमारी इतलात तो ये जो मुझ तक पहुंची है, मेरी आज भी एक अहम शख्सियत से इस बारे में बात हुई, तो उनका कहना यह है कि एंगेजमेंट है इमरान खान साहब के साथ और मुख्तलिफ लेवल पर है, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। अभी खैर खाओं का ग्रुप की भी बात हुई। लेकिन जो मेरी इतला है वो ये है कि कल ये जो सारा कुछ हुआ है, ये 21 अप्रैल को, उसके बाद अब इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो शायद और सख्त हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला आ गया। अगर कोई उम्मीद थी या कुछ होगा तो अब उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है इसकी वजह से। ये कैसे आप कर सकते हैं कि एक तरफ आप कहेंगे जिससे बातचीत करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, क्योंकि उनका यह है कि मैंडेट वापस किया जाए। वो वापसी की बात तो बाद में होगी, यहाँ तो मतलब मजीद पहले से भी ज्यादा चुराने वाला काम हो गया है। दूसरा जो एहतजाज की भी बात हो रही थी, उसमें अर्ज कर दूं कि हालिया तारीख में मुझे नहीं याद कि किसी और जमात ने इस तरह एहतजाज किया हो और तसलसल से किया हो, इतनी गिरफ्तारियां दी हों, इतने लोग इस तरह से पकड़े हों। अब तो ये होता है कि एहतजाज की कॉल बाद में ऐसे लगता है आती है, पुलिस पहले पहुंची होती है और घरों तक किसी की कोई भी जगह चादर चार दीवारी का भी ख्याल नहीं है। अब कोई शख्स अपने घर में भी करता है तो उसको नहीं छोड़ा जाता, कारोबार तबाह कर दिया जाता है। पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी कोई फसल जो है वो खड़ी की खड़ी तबाह हो गई कि उसको काट नहीं सकते, जिला इंतजामिया ने उस पर पाबंदी लगाई हुई थी। तो यहाँ तो इतना जुल्म और जबर है, तो किस तरह कोई निकलेगा? उसमें अगर कुछ लोग निकल रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, शाहजहां आसिफ तो खुद कह चुके हैं कि 100 आदमी नहीं निकलता था मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, तो यहाँ कम से कम लोग निकले हैं। और आगे मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है ये एक जिस तरह गुड कॉप बैड कॉप था, पहले उन्होंने कहा जी वजूद इसका जब तक है तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि इसका भी बैकलैश आया, जिस तरह जितने भी हुए केसेस उसका भी फायदा हुआ, तो अब वो उनको नजर आ रहा है कि सस्टेन अगर करना है हमने, तो ये हर दफा तो इस तरह धांधली और ये तो नहीं हो सकता कि अब सर्वाइवल इस तरह हो जाए कि जनाब वो ठप्पे लगा करते थे, कराची में सुनते थे, अब वो एमक्यूएम तो कुछ भी नहीं रह गई, एक प्रेशर ग्रुप भी नहीं रहा, एक इलाकाई जमात भी नहीं रह गई, तो कुछ भी नहीं, खत्म हो गए। तो आप चंद सालों में ही रेलेवेंट हो जाएंगे। तो रेलेवेंट होने के लिए अभी से इसकी पेशबंदी कर रहे हैं कि हमने क्या करना है जी, यानी मज़ामती तो हम हैं और उसको वो छीनना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम इससे हिस्सा लें, ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का इमरान खान से, इसमें मकबूलियत लें। लेकिन इमरान खान कुछ ऐसा कर देते हैं कि इनको और धकेल देते हैं इन सबको इकट्ठे, यानी चाहे पीडीएम कहें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो उनके साथ हैं जिनमें एस्टैब्लिशमेंट वगैरह के जी वो साथ इकट्ठे, तो उनको और ज्यादा इस तरफ धकेल देते हैं, क्योंकि वो इस वक्त अपना जो समझ रहे हैं सर्वाइवल के वो यह मकबूलियत है और आगे चल के हालात उनको लगता है ऐसे पैदा होने वाले हैं कि उसके बाद मजबूर हो जाएगा सारा सिस्टम कि इनसे बात करें इमरान खान से। अच्छा खालिद जमील साहब, राना सनाउल्लाह के जो कमेंट्स थे उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? दूसरा, इसका मतलब तो यही लिया जा सकता है कि नून लीग एनआरओ देना चाह रही है लेकिन मज़ामत का सामना करना पड़ा है उनको।
देखिए, पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल गया है। पाकिस्तान की सियासत बदली है, पाकिस्तान के ट्रेंड बदले हैं, पाकिस्तान की जनरेशन बदल चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो फैसला करने वाले बंद कमरों में बैठकर बंद ज़हन के साथ फैसला करने वाले अभी भी 60, 70 और 80 की दहाई में ज़िंदा हैं। जनरल अयूब खान ने पूरी पाकिस्तान की आवाम का वोट का हक ख़त्म करके महज 82,000 लोगों को वोट का हक दिया था। इस वक्त पाकिस्तान में ये बात की जा रही है, बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि नई नस्ल की ज़हन साजी कर दी गई है, इसकी ज़हन साजी को ठीक किया जाए तो फिर कोई हकूक़ दिए जाए, तो वरना इनको हकूक़ को मुअत्तल कर दिया जाए। इसी तरह अगर आप ज़िया-उल हक़ को देखें, उसने जो एक नैरेटिव बनाया था, ये पर्चे उठाते हैं, पुराने फाइलें उठाते हैं, उसकी गर्द झाड़ते हैं और नया छापा मारते हैं उसके ऊपर। फिर मुशर्रफ ने भी वैसे ही किया था। अभी ज़माना बदल चुका है। अभी जो है कि आपने धमकियाँ दी, वही सबसे ज़्यादा जो फेक न्यूज़ है, जो मैंने पहले कहा, वसीम अब्बासी कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर की बात पे यकीन नहीं करते हमें तो अब रियासत की बात पे बयान पे हंसी आती है कि सारे के सारे जैसे मस्खरापन चल रहा हो कि आप उसी तरह से ऑडियो वीडियोस निकालते हैं, सारी की सारी जाली अदालतों में जाके आप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये 60, 70, 80 की दहाई में चलता था। आपने मोहतरम फातिमा जिन्ना के बारे में भी जो कुछ जाली बयानिए बनाए, पर्चियाँ आपने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जहाज़ से फेंक दी, नवाज शरीफ के बारे में उसके बेडरूम की आपने कहानियाँ सुना दी लोगों को, लोगों ने मान लिया। अब ये वो ज़माना नहीं है, अब ज़माना बदल गया। मेरा ख्याल है कि अभी राना सनाउल्लाह साहब को भी एहसास हो गया कि नहीं, ज़माना बदल गया। हमने जितने नैरेटिव बनाए थे सारे के सारे इस कौम ने नहीं माने। मेरा ख्याल है कि उन सब को भी जो पीछे बैठ के असल कहानियाँ घड़ते हैं, बनाते हैं, फैलाते हैं, उनको भी रिविजिट करना चाहिए। उनको भी 60, 70, 80 की दहाई से निकल के अब ये 2000 की सदी में आ जाना चाहिए, ताकि सारे बैठ के इस मुल्क को, कौम को आगे लेके जा सकें। अगर आप 60, 70 की दहाई में रहेंगे तो ये मुल्क उसी जो है कि वो कोलू के बैल की तरह या कुएं के मेंढक की तरह जो है कि उसी तरह घूमते रहेंगे। हमें आगे जाना है। आप उस जनरेशन से बात करें जो ये जनरेशन है, आप 60, 70 की दहाई से निकले तो ज़्यादा बेहतर होगा। सही। अच्छा, पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने भी आज एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन हमारे कुछ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। इसको भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा अपनी ही पार्टी पर और दूसरे रहनुमा पर तनकीद करते हुए आजकल दिखाई दे रहे हैं। सना साहबा, आप बताइएगा कि क्या ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए किया जा रहा है नून लीग की, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि ये फेस सेविंग के लिए किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बिल्कुल वैसी ही जमात है जैसी पाकिस्तान की बहुत सारी 90% जमातें हैं, जिसमें वन मैन शो होता है। यानी कि अगर पार्टी क़यादत में से मेन जो आपका सुप्रीम लीडर होता है, मेन लीडर होता है, अगर वो ख़त्म हो जाए या सामने से हट जाए तो पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात होते हैं। लेकिन इस मरतबा शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में ये हुआ है कि इनके जो आपसी इख्तलाफात हैं सब जमातों में होते हैं, नून में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी होंगे, लेकिन वहाँ पर जमहूरी अमल के तहत इन बातों को दबा दिया जाता है। लेकिन शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों को दबाने के बजाय जुबान ज़द-ए-आम कर रहे हैं और उसका नुकसान खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो रहा है। फिर हमें एक रियलिटी बेस्ड चेक ये ज़रूर रखना चाहिए कि बैरिस्टर गौहर साहब बहैसियत शख्सियत बड़े नफीस इंसान हैं और बहुत अच्छे वकील भी हैं, लेकिन वो एक अच्छे जमात के सरबरा के तौर पर अभी तक अपनी एग्जीक्यूशन नहीं कर सके हैं। हमें पिछले कुछ महीनों में कितनी मर्तबा ऐसे वाकयात सुनने को मिले हैं जब उनकी मौजूदगी में उस पार्टी के मुख्तलिफ लोगों के दरमियान तल कलामी हुई या हाथापाई तक भी कुछ स्टेजेस के ऊपर नौबत पहुंची, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब उसमें बिल्कुल रिलेक्टेंट नजर आए या फिर उनकी बात को उस तरीके से एड्रेस नहीं किया गया जिस तरीके से वो चाहते थे। फिर उनकी तरफ से भी कुछ चीजें जो कि पॉलिसी इशूज के तौर पर फ्लोट की गई, उनको एड्रेस नहीं किया गया बाकी पार्टी कारकुनान की तरफ से। अब ये एक मसला तो एज अ पार्टी चेयरमैन उनको दरपेश है। एक दूसरा मसला जो दरपेश है वो ये है कि पार्टी के अंदर दो वाज़े ग्रुप मौजूद हैं, एक सियासी ग्रुप है, एक वकला का ग्रुप है। वकला की प्रेजेंस पीटीआई में बज़ाहिर इसलिए लाई गई थी ताकि जो खान साहब के इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको बहुत सी टीमें जो कि लीगल एस्पेक्ट में काम कर रही थी उनको पार्टी में स्पेस दिया गया ताकि वो खान साहब के केसेस के ऊपर बात कर सकें। इसका इनडायरेक्टली फायदा ये उठाया गया कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप वाइप आउट हो गई, जिनको या तो जेलों में कैद कर दिया गया या जो पार्टी छोड़ के फरार हो गए या जिन्होंने आफिया समझी कि पार्टी को खुद ही छोड़ दें, तो आई थिंक उस स्पेस को जब वकला ने कैप्चर किया तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रही कि कौन से स्टेटमेंट्स देने हैं कौन से नहीं देने हैं। खुद शेर अफजल मरवत साहब मुझे कह चुके हैं कि मैंने जी पार्टी के अंदर आने के बाद ये सीखा कि कुछ बातें जो पार्टी की मीटिंग्स में करनी होती हैं वो बाहर आकर नहीं करनी होती हैं, कुछ बातों के ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग भी उन वकला को नहीं थी या थी और वो जानबूझ के कर रहे थे कि पार्टी के हवाले से स्टेटमेंट्स खुलेआम दे रहे थे। तो आई थिंक ये एक ऐसा इशू है जो कि पॉलिटिकल
और वकला की जो लीगल टीम है उनके दरमियान रास्ता कशी का एक मसला है जो कि पार्टी को इटसेल्फ दरपेश है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बहुत जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक ऐसी स्टेज से गुजर रही है जिसमें वो एक बेहतर पार्टी बनकर सामने आएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि जो भी मसाइल हैं उनसे यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है। हमने जो अभी पिछले कन्वर्सेशन में हवाला दिया था, बाजोड़ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर हारा है और जो शख्स जीता है जिसने पीटीआई का टिकट मांगा था, ये इसकी वाज़ेह मिसाल है कि पीटीआई की लोकल जो लीडरशिप है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये हमारी गलती है, हमें उन दोनों कैंडिडेट्स को बिठा के म्यूचुअली इस मसले को सॉर्ट आउट करवाना चाहिए था, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूबाई और कौमी असेंबली दोनों नशिस्तों पर खड़ा हुआ था और हमने ये गलती की कि हमने उन दोनों का म्यूचुअल इस पूरे इशू को खत्म नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला कि पीटीआई अपनी निश्चित से हाथ धो बैठी। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग भी आहिस्ता आहिस्ता, ये जो एक मैच्योरिटी है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रही, जिसमें शायद थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट आई थिंक ये उसे पॉलिश करने में ज्यादा बेहतर साबित होगी। अच्छा वसीम, आप क्या कहेंगे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और दूसरा ये भी बताएगा कि बानी पीटीआई के रिहाई के इम्कानात कितने नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मुज़ाकरात की तो मेरा ख्याल है वो इतनी ज्यादा हुकूमत, आप किस हुकूमत की बात कर रही हैं? शहबाज शरीफ तो नहीं मुज़ाकरात चाह रहे हैं, लेकिन जो अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो शायद मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं। हम ख्याल वो ग्रुप भी है, पता नहीं हमदर्द ग्रुप या हम ख्याल ग्रुप, जो चाहता है कि वो बेहतरी आए। लेकिन यह है कि फौरी तौर पे मुझे रिहाई के इम्कानात नज़र नहीं आते, जिस तरीके से केसेस उनके खिलाफ प्रोसीड किए जा रहे हैं, और अभी तो जेल में शीशा भी लगा दिया गया था, वो भी हटाया गया है। उसके अलावा अब बुशरा बीबी का केस आपके सामने है, उसके अलावा जो एक केस जो बन रहा है एनसीए केस है जो 190 मिलियन पाउंड का, उस केस पे बड़ी संजीदगी से काम हो रहा है और वो काम बड़ा स्लोली हो रहा है, ताकि वो दूसरे केसेस की तरह उसमें ऐसे लकुनाज ना छोड़े जाएं कि वो फौरी तौर पे हायर कोर्ट से खत्म हो जाए। तो यानी ऐसी कोई संजीदगी इस साइड से नजर नहीं आ रही कि इस तरह के मुज़ाकरातों के खान साहब बाहर आ जाए। मुज़ाकरात ऐसे हो रहे होंगे कि जैसे आइस ब्रेकिंग हो रही है, बेसिक हो रही है कि जी आप हमें ना छेड़ें, हम आपको मजीद नहीं छेड़ रहे, आप केपी की गवर्नमेंट करें, बाकी जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ मजीद केसेस नहीं बनेंगे। कुछ इस तरह की बातचीत होगी जो आहिस्ता आहिस्ता करके होगी, क्योंकि फासले इतने बड़े हुए हैं कि वो एकदम इतना बड़ा शॉकिंग किस्म का डिसीजन मेरा नहीं ख्याल के पूरी तौर पे कुछ सामने आएगा। सही। अच्छा उमर, पीटीआई रहनुमा आतिफ खान, उन्होंने आज एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं जिसमें बानी पीटीआई की रिहाई भी है और उनके अहलिया की। देखिए, तहरीक इंसाफ या इमरान खान ने पहले भी खुल के कहते रहे हैं कि हम बातचीत करना भी चाहते हैं और बातचीत कर भी सकते हैं। इवन आपको याद हो अभी जो हाल ही में जब ये जो शीशे की बात हो रही थी या वो दीवार खड़ी करने की, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा, उससे पहले भी कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कायल किया जाए। जाहिर है कि अब वो मशरूत करेंगे और 8 फरवरी से पहले की सूरत हाल और 8 फरवरी के बाद की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस तरह से मुख्तलिफ है कि अब उनकी असेंबलियों में प्रेजेंस है, उनके पास एक सूबे की हुकूमत है, और अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर वहां हुकूमत नहीं भी रखते, हुकूमत उनकी किस तरीके से खत्म करते हैं, तो भी इस्तेकाम तो नहीं आएगा। अब आपने उसका एक मुजाहरा देख लिया होगा कि उनकी उस स्टेट पावर को छोड़ के कौमी असेंबली की पावर होना क्या माने देखते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है कि सदर के इंतखाब के दौरान बहुत सारी शख्सियात ऐवान में हमें दिखाई नहीं दी। जाहिर है उसकी वजह वही सूरत हाल थी कि बदमज़गी ना हो या बाकी चीजें ना हो। कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप उमर अयूब को बतौर अपोजिशन लीडर नहीं रोक सकते, वो खुल के बात करेंगे, तब तक बात करेंगे जब तक बात करना चाहते हैं। इस तरह से पंजाब असेंबली में है, तो बातचीत तो कहीं ना कहीं करनी भी पड़ेगी और बातचीत होनी भी चाहिए। आपने इस मसले को इस तरह से अगर रखना है तो इसका पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा, पाकिस्तान की सियासत को फायदा नहीं हो रहा। अगर तहरीक इंसाफ को नहीं फायदा हो रहा तो दूसरी तरफ भी कोई फायदा नहीं हो रहा, ये बात भी दुरुस्त है। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह गुज़श्ता रोज एक चैनल पे बैठे हुए थे और उन्होंने बात की, उनका अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत हमसे बात करे, मुज़ाकरात करे, तो इमरान खान की रिहाई कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल इमरान खान या तहरीक इंसाफ जो है वो गिव एंड टेक के ऊपर या उनके लिए जो अपनी उनकी कंडीशंस हैं, जो उनकी शराइत है, उनको अंदाजा है इन चीजों का और उनको ये भी पता है कि उनसे क्या डिमांड्स हो सकती हैं। इस वक्त जो हुकूमत है, हुकूमत करना कोई इतना आसान काम नहीं है और इमरान खान चाहेंगे कि ये हुकूमत स्टे अभी करे, क्योंकि आपने देखा पिछले 16 महीने जो गवर्नमेंट रही, उस गवर्नमेंट से मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे क्या नुकसान उठाना पड़ा है। अब आप जो मर्जी कहें, उसकी वजह यह है कि बहुत कुछ स्टेक के ऊपर लगा हुआ है, मुस्लिम लीग नून का, बाकी जमातों का और इमरान खान का भी स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। अब देखें ना, अगर ये गवर्नमेंट चलती है तो इस गवर्नमेंट के पास रिलीफ देने को कुछ नहीं है।
आप एक और प्लान के लिए जा रहे हैं IMF के, और अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो आप लोगों की कहाँ वो आसानियां पैदा करेंगे? तो जब मुश्किलात बढ़ेंगी, अभी गंदम का सीजन है, किसानों के मसाइल हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो आपकी 4 रुपए रोटी कम करने को लोग याद नहीं यानी रखेंगे। हुकूमत वो के 4 लिए रुपए मजीद मसाइल जो है वो आने वाले हैं। उसामा गाजी साहब, नवाज शरीफ का कहा तो जा रहा था कि वो लंदन जा रहे हैं, लेकिन अचानक वो चीन के दौरे पे चले गए, क्या वजूहात देख रहे हैं आप? अभी मुझे तो इस तरह लगता है जिस तरह पहले तनूर का उनको दौरा करवा दिया गया, वहां छापे मरवाए गए, तो अब उनको बहलाने के लिए यह है कि नहीं, आपको कुछ और जगहों पर भी ले जा रहे हैं। जिस तरह पंजाब काबीना का इजलास है, वहां उनको बिठा दिया जाता है, उनसे कोई काम तो लेना है। नुसरत जावेद साहब ने कहा था, बात तो बुरी लगती है, मगर उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब से अब इस तरह काम ले रहे हैं जैसे व्हील चेयर पर बिठा के किसी से मंगवाने के लिए किसी बूढ़े को तो वो किया जाता है काम। तो अब देखिए, वो मुल्क को नवाज दो, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, वहां से काम शुरू हुआ था, और अब आप देख लीजिए कि उनके जो करीबी हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ग्रुप समझाता जाता है, वो क्या बात कर रहा है। तो वो तो आकर उनको कुछ मिला नहीं। उनकी इस वक्त, जब से वो सियासत में आए हैं, तब से इस वक्त सबसे कम उनकी पॉपुलैरिटी, मेरा ख्याल है कि इससे कम उनकी कभी भी नहीं थी। कभी इतना नहीं था उन पर बुरा वक्त आया सियासी तौर पर, मेरी नजर में, कि जब वो हुकूमत में होते हुए भी इस वक्त वो कोई डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं है। उनका वोट बैंक बिल्कुल खत्म हो गया है। उनकी सियासत जो है, नून लीग की सियासत इस वक्त कहा जा रहा है वेंटिलेटर पर है, ये बात की जा रही है। और इसी वजह से इमरान सनाउल्लाह, मियां जवेद लतीफ, इन लोगों के बयान देख रहे हैं। यानी इक़्तिदार में उनको उनके इतने अहम लोग छोड़कर जा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब के आप बयान देख लें, दीगर लोगों के देख लें। अब ये भी है, बात की जा रही है कि शायद चीन के बाद वो स्विट्जरलैंड और लंदन भी जाएं। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर मुझे लगता है कि शायद वो लंबे अरसे के लिए जा रहे हों। तो ये उनको बहलाने के लिए, इंपॉर्टेंस फील करवाने के लिए कि देखिए आपको सऊदी अरब ले जाते तो क्या होता, फिर बात खबर बनती। तो एक शख्स जो अपने घर में, डायमंड में भी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, तो वहां पर अनाउंस यही करवाते थे कि पीएम साहब आ रहे हैं, पीएम साहब ये, पीएम साहब वो। तो अब वो सलूट, और वो क्योंकि इंसानी जिबिलत है कि उसके पास जितनी भी दौलत या इख्तियार आ जाए, उसके पास तख्त आ जाए, वो कहता है इससे बड़ा तख्त मुझे चाहिए। उसके पास दौलत आ जाए, कहते हैं इससे ज्यादा दौलत चाहिए। शोहरत आ जाए, वो कहते हैं इससे ज्यादा मुझे शोहरत चाहिए। तो अब नवाज शरीफ साहब तो 4थी बार प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे, उनको तो यही समझाया गया था, वहां काबीना के इजलास हो रहे थे। तो अब वो मुझे लगता है उस चीज को मिस कर रहे हैं, और उनको वो बहलाने के लिए और खुश करने के लिए कि नहीं। अच्छा, खालिद जमील साहब, आप भी यही समझते हैं कि नवाज शरीफ का दिल बहलाने के लिए उनको चाइना ले जाया गया? और अगर जाती नौयत का ये दौरा है तो वजीर खारजा उनके हमरा क्यों गए? मेरा ख्याल इमेज बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब अभी भी इररेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट हैं। और वो पाक चीन तल्लुकात के हवाले से ये कहा जा रहा है कुछ शायद उनको अपनी तिब्बी मुआयना भी करवाना है। तिब्बी मुआयना तो हम हमेशा लंदन में सुनते थे, ये पहली बार चाइना उनका सुना है हमने। और वैसे चाइना की जो रेप्यूट है पाकिस्तान में, कहते हैं ना चाइना का हर माल जो है किस नंबर पे होता है, तो वो इसलिए चाइना से वो अपना तिब्बी मुआयना ना ही कराएं तो अच्छा है, लंदन से ही कराएं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक इमेज बिल्डिंग की जो है कि एक्सरसाइज ज़रूर ये की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब इररेलिवेंट नहीं है, और CPEC और पाक चाइना दोस्ती और वहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मुज़ाकरात, इन्वेस्टमेंट, इस किस्म का तासुर दिया जा रहा है ताकि एक इमेज बिल्डिंग की जा सके कि नवाज शरीफ साहब जो है कि अभी भी इस हुकूमत के लिए और अहम फैसलों के लिए जो है कि वो इररेलिवेंट नहीं है। दूसरा बात जो है ना कि एक और अभी आपने मुज़ाकरात की पहले बातचीत की थी, मेरा ख्याल है कि जो वसीम अब्बासी ने नुक्ता उठाया था ना कि कौन सी हुकूमत से, शहबाज शरीफ साहब या किसी और से। तो पाकिस्तान में 2 हुकूमतें होती हैं। ये हुकूमत जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे हुकूमत आप देखते हैं ना कि आप आजकल नए करैक्टर बिल्डिंग की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, रोबोटिक किस्म के, और उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर फीड कर दिया जाता है, वो उससे आगे पीछे नहीं हिल सकते। तो ये हुकूमत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की हुकूमत है, जो अपने वजीर भी नहीं मुकर्रर कर सकती, जो अपने सेनेटर भी नहीं मुकर्रर कर सकती। वो जो सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया गया उसी तरह से चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनके पास तो फैसलों की कुव्वत है ही नहीं है। अब जो दूसरी हुकूमत है, जो असल हुकूमत पाकिस्तान में है, बदकिस्मती से वो गैर आइनी हुकूमत होती है। आइन के अंदर ऐसी हुकूमत का कोई जवाज़ नहीं है। अगर आपने उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं तो पहले खुदारा आइन के अंदर तरमीम इदारों के जो हलफ हैं उनको भी फिर बदल दें। अगर आपने सियासत इदारों से करवानी है, मुज़ाकरात उनसे करवाने हैं, तो फिर आइन के अंदर तरमीम करें। अब बेहतर है सियासतदानों को मिल बैठ के इस रोबोटिक टाइप की गवर्नमेंट से बाहर निकलें और असल हकीकी अवामी हुकूमत की जो नुमाइंदगी है उसका तासुर दें, और खुद बैठ के अगर फैसले करने ज़्यादा बेहतर है। वरना अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में देंगे तो वही सलूक होगा जो 70 साल से इनके साथ अच्छा, हो रहा है। सना साहबा, ईरान के सदर पाकिस्तान के इंतहाई अहम दौरे पर हैं और ऐसे वक्त में वजीर खारजा चीन जा रहे हैं। क्या समझते हैं हुकूमती कामों में इतनी गैर दिलचस्पी क्यों दिखाई जा रही है?
लेकिन मेरा ख्याल ये कि जो वजीर खारजा हैं वो खुद भी वजीर खारजा अपने आप को महसूस नहीं करते, तो मेरा ख्याल है ये सवाल होना नहीं चाहिए। ईरानी सदर को जिनसे मिलना है वो उनसे मिल भी रहे हैं और उनसे आने वाले एक आध दिन में शायद मिल भी लेंगे। मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी, जो सवाल आपने मुझसे नहीं किया था, पहले पैनलिस्ट जो थे उनसे पूछा था नवाज शरीफ साहब का। मेरा ख्याल है कि कुछ दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब के दौरे को मामूली नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक बात तो ये है कि वो ये तय कर चुके हैं कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को कामयाब वजीर आला साबित करना है। अब उसमें जितनी भी उनके ऊपर तनकीद हो, लेकिन उसके बावजूद वो सरकारी मीटिंग्स को हेड भी कर रहे हैं, और जितनी भी उन पर तनकीद हो, वो अगर चाइना जा रहे हैं तो वहां से उनके लिए मंसूबों की शक्ल में या पाइपलाइन में सही, लेकिन उन मंसूबों को अप्रूव करवा के उनके जहनों में डाल के वापस जरूर आएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्क्रीट कागजों में जरूर लेके आएंगे जिससे मरियम नवाज साहिबा आगे आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में कोई बड़ा इनिशिएटिव ले सकें। फिर दूसरी बात हमें ये भी जहन में रखनी चाहिए कि अगर आप अंदरूनी तौर पर नून लीग से बात करें तो नून लीग वाले इस बात पर कायम है कि उन्होंने लंदन में जाकर स्टे नहीं करना, उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है, और वो बड़े मुख्तसर दौरे के लिए गए हैं, और पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने पार्टी की सदारत संभालनी है। फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि भले वजीर आजम नहीं बन सके नवाज शरीफ साहब, लेकिन चाइना में उनकी पार्टी और उनका एक अपना वेटेज है, और उस वेटेज को खुद चीनी हुकूमत भी तस्लीम करती है, और वो एक पार्टी के सरबरा भी हैं। लेट मी फिनिश। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ, वो ये कि इस बात को समझना जरूरी है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपनी पावर्स खो चुके हैं। बहैसियत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद पावरलेस हैं, लेकिन विदाउट बीइंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की अपनी एक वैल्यू है, और वो बगैर किसी गैर अहम वजह के ऐसा हो नहीं सकता कि चीन गए हों। वो चीन गए हैं और उसके पीछे कुछ मंदरजात मौजूद हैं, जिस वजह से इसहाक डार साहब उनके साथ उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने ईरानी सदर के दौरे पर कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आई थिंक हमें कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए, ये भी सामने आ जाएगा कि वो क्या। सही सना साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। वसीम अब्बास साहब, क्विकली आपका रिस्पांस लूंगी। नवाज शरीफ का जाती नौयत का दौरा तो कहा जा रहा है, लेकिन वजीर खारजा उनके हमरा हैं। क्या समझते हैं नवाज शरीफ हुकूमती मामलात अपने हाथ में रखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैं सना से ज्यादा एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि नवाज शरीफ पार्टी के लीडर भी हैं, और चाइना में इस चीज़ की बड़ी ट्रेडिशन है। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को रूलिंग गवर्नमेंट समझा जाता है, गवर्नमेंट से ज्यादा अहमियत कम्युनिस्ट पार्टी की होती है। तो वहाँ पार्टी टू पार्टी कोलैबोरेशन भी होता है, पार्टी टू पार्टी टॉक्स भी होते हैं। तो नवाज शरीफ चूंकि सी पैक के समझे जाते हैं बानी, तो इस वजह से मेरा ख्याल है उनकी इंपॉर्टेंस होगी, और शायद सी पैक को रिवाइव करने के हवाले से चूंकि वजीर खारजा जा रहे हैं, एक मैसेज है, क्योंकि वो बैकिंग के बगैर नहीं जा रहे, यानी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट जो खालिद जमील साहब कह रहे हैं उस गवर्नमेंट की भी बैकिंग के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए दौरा इनसिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। सही। उमर, लास्ट में 1 मिनट है हमारे पास। आप कितना अहम समझते हैं नवाज शरीफ के इस दौरे को, कि वाकई मरियम नवाज के लिए कोई पैकेजेस लेकर आएंगे वो? मैंने उसका इम्पैक्ट होगा। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ इररेलेवेंट है, मैं नहीं समझता कि इमरान खान इररेलेवेंट है। ये गलतफहमी होती है उनकी जो उनको इररेलेवेंट करना चाहते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप तब तक इररेलेवेंट नहीं होती जब ग्राउंड के ऊपर वो लोगों के दिलों से इररेलेवेंट ना हो जाए। हाँ, उतार चढ़ाव सियासत में आता है, कभी मकबूल या गैर मकबूल। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी से गैर मकबूल है, ये उनको रियलाइजेशन है, और राना सनावला खुद कंसीड कर रहे थे कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें इमरान खान की मज़ाहमत वजह बनी या हमारी मुफाहमत वजह बनी। लेकिन सही बात है कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के ऊपर है, और यूं लग रहा है मियां नवाज शरीफ की इन सब चीजों से कि देखो भाई, विफाक में तो हमारी हुकूमत नहीं है, शहबाज शरीफ वाली हुकूमत हमारी हुकूमत नहीं है। उसके लिए वो इरफान सिद्दीकी ने जो सवाल किया कि खालिसतन नून लीग की हुकूमत नहीं है, तो हमारी हुकूमत सिर्फ पंजाब की है। लेकिन ये वोटर्स को कायल किया जाना कि रोटी 4 रुपए सस्ती सही। बहुत शुक्रिया उमर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।